Hello friends, this is Tanvi Pahuja. Welcome to our channel Only Civil Service. आज हमारा जो टॉपिक है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, इन दोनों टॉपिक के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रिसेंटली आप सभी लोगों ने सुना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है टू द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि कंडक्ट कराने वाली है एक कॉमन। तो बहुत ही ज़रूरी है कि हमें डीपली पता हो ये एजेंसी क्या है, क्या करेगी और किस प्रकार से एंट्रेंस एग्जाम कराएगी जो कि कॉमन होने वाला है। ठीक है, इंडिया के अंदर ओवर 3 करोड़ ऑफ पीपल ईयरली fight for government exam and they are going to have a common entrance exam. So now move forward and deal with the national recruitment agency. ठीक है, गवर्नमेंट ने अप्रूवल किया है। तो ये देखिए आप, नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है इट विल प्रूव टू बी अ बून फॉर करोड़ ऑफ यंगस्टर्स। ठीक है, एक बून की तरीके से सामने आने वाली है हमें इतने सारे यंगस्टर्स के लिए। ठीक है, इट विल एलिमिनेट मल्टीपल टेस्ट। अलग अलग एजेंसियाँ जो एसएससी, आरआरबी, आईबीपीसी, बहुत सारी अलग अलग एजेंसीज जो अलग अलग एग्ज़ाम्स कराती है, मल्टीपल एग्ज़ाम्स कराती है, वो एलिमिनेट कर दी जाएगी, जिससे प्रीशियस टाइम बचेगा, रिसोर्स बचेंगे और बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ सकती है इनटू द एंट्रेंस एग्ज़ाम। चलिए देख लेते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी के वर्ड्स जो हैं दैट विल रियली प्रूव टू बी बेनिफिशियल थ्रू दिस कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि एक एजेंसी बनाई जाएगी नेशनल रिक्रूटमेंट के लिए अंदर। ठीक है, ये कैरी कराएगी एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम को। एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा फॉर नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट। हम देख सकते हैं कि इस पैराग्राफ में हमें 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने को मिली है: नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम और नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट जॉब्स। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें इन तीनों के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब खुद एक एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, देख लेते हैं। अर्लियर पहले भी इस एजेंसी के बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि इस एजेंसी का जिक्र पहले कहाँ किया गया है। इट वॉज अनाउंस्ड इन यूनियन बजट ऑफ 2020। 2020 के यूनियन बजट में इसके बारे में कहा गया था कि वी आर गोइंग टू लॉन्च अ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और एंड फाइनली इट लॉन्च्ड रिसेंटली। तो क्या है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी? सबसे पहले देख लेते हैं कि ये एजेंसी क्या है। तो ये एजेंसी सेट की जाएगी एज अ इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। ठीक है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है ये एक। इट विल बी सेट अप ऑन द लाइंस ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हिसाब से इसको बनाया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि कौन इसके रहेंगे चेयरमैन और कौन रहेंगे मेंबर्स, क्या कंपोजिशन रहती है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की। तो जो इसके हेड रहेंगे, ठीक है, इट विल बी चेयर्ड बाय रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जिसकी भी रैंक सेक्रेटरी की होगी वो इसको चेयर करने वाले हैं। अलॉन्ग विद दिस द मेंबर्स विल बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस एंड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ एसएससी, आरआरबी एंड आईबीपीएस। दीज विल बी द सर्टेन मेंबर्स या कंपोजिशन ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये हमने पढ़ लिया कि ये एजेंसी क्या रहेगी। अब क्योंकि हमने देखा है कि एजेंसी जो है वो एक एग्ज़ाम कराएगी, एक टेस्ट कराएगी, दैट विल बी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो हम इसके प्रोविजंस देखते हैं, इसके फीचर्स देखते हैं कि ये टेस्ट जो है किस तरीके से होगा और कैसे होने वाला है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट है कि एनआरए विल कंडक्ट अ सीईटी। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे जैसे हम इसके पॉइंट्स पढ़ते जा रहे हैं, हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, तो हम इसी के साथ उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोगों की लाइफ में, स्टूडेंट्स की लाइफ में देखते जाएंगे। जो एनआरए है, ये एजेंसी है, ये एक
टेस्ट कराएगी, दैट इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। देखिए आप, सबसे पहला पॉजिटिव यहाँ देखने को मिलता है, आज की तारीख में हम मल्टीपल एग्जाम्स देते हैं, अलग अलग एजेंसी के अलग अलग एग्जाम देते हैं, तो हमारा टाइम कंज्यूम होता है, हमारे रिसोर्सेस कंज्यूम होते हैं, ठीक है, मेंटल जो हमारे अंदर मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है वो भी एक अफेक्ट है। तो एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, हमें पता है कि हमें कॉमन एग्जाम, सिंगल मात्र एग्जाम निकालना है सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा आगे बढ़ते हैं कि सीईटी विल हेल्ड ट्वाइस अ ईयर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मुझे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का नज़र तो एक साल में 2 बार एग्जाम कराएगी। आज की तारीख में जो अनसर्टेनिटी दिखती हुई नज़र आ रही है हमको गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आएगा इससे। हमें पता है कि इस साल में 2 बार एग्ज़ाम होनी है, हम उस हिसाब से तैयारी करेंगे। हमारे दिमाग में हमें ऑलरेडी पता है इस महीने में एग्ज़ाम आना है, ठीक है। जैसे एक साल में 12 महीने हैं, 6 महीने में एग्ज़ाम हुआ, 6 महीने में एग्ज़ाम हुआ, तो आप अपना टाइम तो दे पाएंगे ना उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को समझने में, उसको पढ़ने में। आज जो अनसर्टेनिटी है, यू डोंट नो व्हेन विल एसएससी अनाउंस एग्जाम्स, यू डोंट नो व्हेन आरआरबी विल अनाउंस एग्जाम्स, तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। तीसरी चीज़, स्कोर्स विल बी वैलिड ओवर 3 years फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट, दिस इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट। जैसे आपने इस साल सीईटी दी है, ठीक है, इस बार सीईटी दी है, तो उसका स्कोर जो है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा, मतलब 3 साल तक उस स्कोर को यूज़ किया जाएगा और उसके अंदर कर आपको रिक्रूटमेंट के लिए हेल्प मिलेगी, ठीक है, ये पॉइंट देख लिया। उसके बाद ये है कि हमने ये देखा कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, लेकिन स्टेट्स और प्राइवेट कंपनीज भी इसका स्कोर यूज़ कर सकती है। मतलब अगर स्टेट चाहे और प्राइवेट कंपनीज चाहें तो वो भी एंटर कर सकती हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में और अपनी रिक्रूटमेंट के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में पार्ट ले सकती हैं और उसे यूज़ कर सकती हैं। दूसरी चीज़, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज जो एग्ज़ाम होता है, एसएससी करवाता है, रेलवे करवाता है, तो ये 10th के लिए कोई सा एग्ज़ाम निकल रहा है, 12th के लिए कोई सा एग्ज़ाम निकल रहा है, तो ये तो कॉमन एग्ज़ाम है, तो लेवल्स डिसाइड किए जाएंगे। सीईटी भी 3 अलग अलग लेवल में होगी। फर्स्ट विल बी 10th के लिए मैट्रिकुलेट लेवल पे, 12th के लिए हायर सेकेंडरी लेवल पे और 3rd ग्रेजुएट लेवल पे। तो 3 कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा वो 3 लेवल के लिए अलग अलग होगा, 10th वालों के लिए, 12th वालों के लिए और ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए, ठीक है। आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स फॉर सीईटी, कितने भी अटैम्प्ट्स आप दे सकते हैं सीईटी के लिए। दिस इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव इफेक्ट। आज जो एसएससी का एग्ज़ाम है या आरआरबी का एग्ज़ाम है, तो देयर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस कि आप इतने ही अटैम्प्ट्स दे सकते हैं। दिस इज़ नॉट फाउंड इन सीईटी। उसके बाद सीईटी एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसके लिए जो कैंडिडेट स्क्रीनिंग होगी, कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट किए जाएंगे वो सिर्फ फर्स्ट लेवल के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। ये पॉइंट हमें बहुत अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, आप सबने देखा है कि एसएससी में भी टायर 1, टायर 2, टायर 3 एग्ज़ाम होते हैं। तो सबसे पहला जो फेज़ होता है टायर 1 एग्ज़ाम्स, दैट इज़ प्री का एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो सीईटी वो प्रिलिम का एग्ज़ाम कराएगी आपको, ठीक है। टायर 1 का एग्ज़ाम कॉमन हो गया आरआरबी के अंदर भी, एसएससी के अंदर भी, आईबीपीएस के अंदर भी। अब आप सोचेंगे टायर 2 और टायर 3 का क्या वो भी कॉमन होगा? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अगला पॉइंट, सिलेक्शन फेज होता है टायर 2 और टायर 3 का एग्ज़ाम। तो वो जो एग्ज़ाम है दैट विल बी कंडक्टेड बाय पर्टिकुलर एग्ज़ाम एजेंसी। मानिए कि आपने सीईटी के लिए एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा, ठीक है, तो फॉर्म भरा और आपका क्लियर हो गया, तो आपने जो प्रिलिमिनरी फेज़ है उसको पास कर लिया। अब आप प्रोसीड करते हैं टायर 2 के लिए। तो जो टायर 2 एग्ज़ाम है वो तो पर्टिकुलर एजेंसी अपने हिसाब से कराएगी, दैट मे बी एसएससी, आईबीपीएस या रेलवे, जो भी हो सकती है। समझ चुके हैं आप इस बात को कि किस तरीके से कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है फॉर द फर्स्ट लेवल, दैट इज प्रिलिमिनरी लेवल। ओके, नाउ वी शैल मूव फॉरवर्ड। देखते हैं कि एक
एनआरए के लिए अलग अलग सेंटर्स बना दिए जाएंगे, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सेंटर बना दिया जाएगा एनआरए सीईटी एग्जाम के लिए, चाहे फिर वो रूरल प्लेस हो या अर्बन प्लेस हो, ठीक है। सब जगह पर गरीब से गरीब रूरल प्लेस पे भी, अनडेवलप प्लेस पे भी इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि एनआरए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में कराएगी। जैसे हमारी जो इंडिया है, ठीक है, कई अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लोग रहते हैं, उनकी भाषाएं अलग हैं, उनकी संस्कृति अलग है, तो मल्टीपल लैंग्वेजेस में कराएगी। इनिशियली उसने जो ऑप्ट की हैं दैट आर 12 लैंग्वेजेस, धीरे धीरे लैंग्वेजेस इसमें बढ़ा दी जाएंगी। इससे क्या होगा कि हर स्टेट का कैंडिडेट, हर रीजन का कैंडिडेट इजीली इस कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर बैठ सकता है। उसके बाद आपकी सबसे बड़ी टेंशन जो होगी वो होगा सिलेबस। आप सोच रहे होंगे कि अब सिलेबस का क्या हम इतने सालों से जो पढ़ रहे थे वो रेलेवेंट नहीं होगा, इस तरीके के सवाल बट ऑब्वियस है आप लोगों के माइंड में आ रहे होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर बेसिक क्वेश्चंस आते थे फ्रॉम मैथ्स, क्वांट, इंग्लिश, हिंदी, उसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। बस जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा या सिलेबस होगा वो कॉमन रहेगा, स्टैंडर्ड रहेगा, जो कि सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज अभी तक यूज़ करती थी। तो एक स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ सिलेबस विल बी डिसाइडेड। अब हम देखते हैं कि अचानक हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो हमें नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को लॉन्च करना पड़ा। तो अभी तक का जो सिनेरियो चल रहा था, हुए थे अलग अलग एजेंसी अपना एग्जाम्स करा रही थी, तो कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा था एस्पिरेंट्स पे। आप देखिए, आज एसएससी का एग्ज़ाम है, कल आरआरबी का एग्ज़ाम है, परसों आईबीपीएस का एग्ज़ाम है। तो आप किस तरीके से अपने मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करेंगे। एक एग्ज़ाम दे के आए, अगले की प्रिपरेशन, हसल फ्री लाइफ नहीं थी आपकी, आप भग रहे थे लाइफ में, ठीक है, जिसकी वजह से आप प्रिपरेशन अच्छी नहीं कर पा रहे थे। तो मल्टीपल एग्जाम्स को हटा के एक कॉमन एग्जाम कर दिया जाता है। दिस विल क्रिएट ईज फॉर एस्पिरेंट्स, ठीक है। योर लाइफ विल बी ईजी व्हेन यू नो दैट यू हैव 2 एग्जाम्स इन अ ईयर, ठीक है, ये पॉइंट है। नाउ वी हैव टू पे फीस फॉर ऑल दी पर्टिकुलर एग्जाम्स। आज एसएससी का फॉर्म निकला, 600 रुपये फीस भरो, आरआरबी का फॉर्म निकला, 750 रुपये फीस भरो। तो वी आर जस्ट एन एस्पिरेंट्स, वी डू नॉट अर्न इनफ मनी। हो सकता है कि किसी का फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा ना हो, वो एक साल में 10 एग्जाम्स की फ़ीस भर पाए। तो कितना पॉजिटिव पॉइंट है, साल में 2 एग्ज़ाम आ रहे हैं, हम अफोर्ड कर पाएंगे इसको। तो ये है। तीसरा देखेंगे कि हर बार एग्ज़ाम हुआ, कोई रूरल एरिया में रहता है, सेंटर आपको बड़ी सिटी में मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई गांव है भोपाल के आसपास, लेकिन आपको सेंटर मिला है पर्टिकुलर भोपाल के अंदर, तो आप वहाँ ट्रैवल करके जाएंगे, ट्रैवलिंग का खर्चा, आज एसएससी के एग्जाम के लिए गए हो, कल आरआरबी के लिए जाओगे, तो ट्रैवलिंग का खर्चा, इतना लॉन्ग डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हो, आपका टाइम कितना वेस्ट हो रहा है, ये बचेगा आपका। दूसरी चीज़ देखते हैं कि जो बर्डन आज हम लोगों के पे ऊपर आ रहा है ड्यू टू टाइम वेस्टिंग, एफर्ट्स आप इतने लगा रहे हो, हर साल में 10 एग्जाम दे रहे हो, तो कितना एफर्ट जा रहा है आपका, प्लस कॉस्टिंग, ठीक है, बुक्स खरीद रहे हैं आप अलग अलग एग्जाम्स के लिए, तो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो भी आपको इकट्ठा करना पड़ रहा है। तो दिस इज द नीड फॉर एनआरए, ये ज़रूरत पड़ी हमें कि हमें लॉन्च करना पड़ा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी दैट विल कंडक्ट अ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। हम लोगों ने शुरू में ही एक वर्ड पढ़ा था, मैंने बोला था कि हम 3 वर्ड्स देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहला नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो हमने देख लिया। उसके बाद कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, पूरे फीचर्स हमने देख लिए कि टेस्ट कैसे, क्या, कहाँ कंडक्ट होने वाला है। तीसरी चीज़ हमने देखी थी कि वो कंडक्ट होगा फॉर नॉन गेजेटेड एग्जाम्स, नॉन गेजेटेड पोस्ट जो होती हैं उनके लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात हम लोगों के लिए ये है कि गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पोस्ट के अंदर अंतर क्या होता है। तो गेजेटेड ऑफिशियल्स वो होते हैं दैट आर एग्जीक्यूटिव मैनेजरियल रैंक्ड पब्लिक ऑफिशियल्स, मतलब जो ग्रुप ए की पोस्टिंग होती है ना, वो गेजेटेड के अंदर आती है। नॉन गेजेटेड के अंदर ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम्स आते हैं। आप लोगों को पता होगा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एग्ज़ाम जो है वो गेजेटेड पोस्ट में आते हैं, क्योंकि यूपीएससी खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, तो दैट विल नॉट
come under the ambit of National Recruitment Agency. Let us move forward and see which are the jobs that comes under NRA's ambit. सबसे पहले आरआरबी का ग्रुप डी एग्जाम, आरआरबी का एनटीपीसी, एसएससी का सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और आईबीपीएस बैंकिंग. तो इनिशियली इन एग्जाम्स को जोड़ा गया है. जैसे हमने देखा था वहाँ पर भी कि प्राइवेट कंपनीज और स्टेट्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ जुड़ सकते हैं. तो आगे ऐसा भी हमें देखने को मिलेगा. पूरा लेक्चर हमने देखा, पूरी चीज़ें हमने पढ़ी, तो हमको एसेस करना भी ज़रूरी है कि क्या कंक्लूड करते हुए निकल के आता है. ठीक है, अब हमने देखा कि जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कर रहे हैं हम, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर रहे हैं, तो हाँ इसके अंदर पोटेंशियल है कि वो डिलेज़ को कट करेगा. बिल्कुल डिलेज नहीं होंगे क्योंकि मल्टीपल एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, देयर इज़ डिक्रीज इन मल्टीपल एग्जाम्स. उसके बाद ट्रांसपेरेंसी बूस्ट होगी क्योंकि एक ये नेशनल एजेंसी है. ठीक है, एंड यू नो हाउ ट्रांसपेरेंट आर नेशनल एजेंसीज. उसके बाद वाइडर एक्सेस रहेगा. एवरी पर्सन फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कैन ईजिली गेट इन टू दिस एग्जाम. ठीक है, सब रूरल और अर्बन एरियाज में इसके सेंटर होंगे तो एक्सेस वाइडर होगा और स्ट्रीम लाइन हो जाएंगी रिक्रूटमेंट प्रोसेस. मतलब एक लाइन में हो जाएगी पूरी प्रोसेस, हमें भटकना नहीं है अलग अलग एजेंसीज के अंडर. ठीक है, तो हाँ पोटेंशियल है कि हम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत सक्सेस मिले हमको और हमारी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो इजी हो. ठीक है, लेकिन हमें यहाँ एक और चीज़ देखनी है कि हाँ आपने स्टैंडर्डाइज कर लिया रिक्रूटमेंट टेस्ट को, हम मानते हैं ये हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, हम स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए एक एडवांस चीज़ है. लेकिन मोर जॉब्स आर ऑल्सो नीडेड. ओके, तो सिर्फ एजेंसी होने से कुछ नहीं होगा. देयर आर अराउंड और मोर देन 3 करोड़ एस्पिरेंट्स होल ओवर इंडिया. You need to increase the vacancies, you need to increase the jobs. This is what I concluded from the formation of National Recruitment Agency and Common Entrance टेस्ट. आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन से या कुछ भी डाउट हो अंडर दिस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी तो आप प्लीज़ कमेंट सेशन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल क्लियर इट अगेन एंड अगेन. अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो तो डू गिव योर फीडबैक ताकि मैं अपने आगे वाले लेक्चर्स में सुधार ला सकूं या और लेक्चर्स बना सकूं. ठीक है, होप यू ऑल आर डूइंग वेल. Please subscribe our channel that is only civil service. Do like, share and subscribe it. Okay, thank you.